गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में 3 आइटम्स दिए हुए थे, जॉब 1, जॉब 2 एंड जॉब 3। अभी तक हम लोग क्या करते थे, एक क्वेश्चन में एक कॉलम बनाते थे और उसको हम लोग हल करते थे, या उसकी जो भी कैलकुलेशन था उसको हम लोग करते थे, और उसके अकॉर्डिंग प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और टोटल कॉस्ट या टोटल सेल्स प्रॉफिट, इसको हम लोग कैलकुलेट करते थे। कल के क्वेश्चन में क्या था, एक क्वेश्चन में 3 कॉलम दिया हुआ है, जॉब 1, जॉब 2 एंड जॉब 3, यानी तीनों का फिगर अलग अलग होगा, तीनों का फिगर अलग अलग होगा। उसको कैलकुलेट करने के लिए या तो हम अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, या उसको तीनों को समराइज करके एक साथ कैलकुलेट कर सकते, जिस तरह क्वेश्चन में दिया होगा। एक कॉलम बना लेंगे पार्टिकुलर्स, और उसी में 3 कॉलम बना लेंगे, जॉब 1, जॉब 2 एंड जॉब 3 का। अन्यथा की दशा में तीनों के लिए अलग अलग हल कर लेंगे, जॉब 1 का अलग, जॉब 2 का अलग, जॉब 3 का अलग। आज हम लोग उसको तीनों को एक साथ हल करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, पहला मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम किस कॉलम में ऐड होता है? मटेरियल कंज्यूम को ऐड करते समय किस लिए ऐड करते हैं? प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, यानी डायरेक्ट जितने डायरेक्ट पार्टिकुलर्स होंगे उसको हम ऐड करके प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। मटेरियल कंज्यूम का अमाउंट कितना है? जॉब 1 में 30,000, जॉब 1 में 30,000। 30,000 क्या? रुपया। जॉब 2 में 40,000, जॉब 2 में 40,000, 40,000 हो गया। जॉब 3 में 50,000। चलिए नेक्स्ट, डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेज ऐड होगा या लेस होगा? ऐड होगा। कितना अमाउंट है? 20,000। जॉब 1 में 20,000, जॉब 2 में 30,000, जॉब 2 में 30,000 जॉब 3 में 40,000 एंड जॉब 3 में 40,000। नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, या इसको कह सकते हैं चार्जेबल एक्सपेंसेज। अमाउंट 4,000, जॉब 1 में 4,000, 6,000 एंड 10,000। नेक्स्ट हो गया। इसको क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। पहले कॉलम जॉब 1 में कितना होगा? 54,000। 54,000 क्या हुआ? प्राइम कॉस्ट। जॉब 2 में 76,000। जॉब 3 में 1 लाख रुपीज ओनली। जॉब 1 का प्राइम कॉस्ट हो गया 54,000, जॉब 2 का हो गया 76,000 और जॉब 3 का हो गया 1 लाख रुपीज ओनली। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? फैक्ट्री ओवरहेड। बताओ, फैक्ट्री ओवरहेड को लेस करेंगे, ऐड करेंगे? चलो, आप यदि कह रहे तो उसको ऐड कर लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया हुआ है? आराम से। कितना? डायरेक्ट वेजेज का 40%, यानी फैक्ट्री ओवरहेड को पहले हम कैलकुलेट करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड को कैलकुलेट करेंगे। बताइए क्या नाम है आपका? आरती। फैक्ट्री ओवरहेड, जॉब 1 का फैक्ट्री ओवरहेड कितना आया? 8,000 रुपया। लेस कर देंगे। अच्छा चलिए, जॉब 1 में 8,000 रुपया, जॉब 2 में 12,000 रुपया, 12,000 रुपया, जॉब 3 में 16,000 रुपया। ये क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड है। आप क्वेश्चन हल कर लिए? बिल्कुल समझ में आया था? चलो हल करो इसको। लो कॉपी ले लो, बिल्कुल देख करके। लेकिन आपने बोला हम लिख चुके हैं,
समझाना ये है कि ये 8,000 रुपया जो आपने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है, वो 8,000 रुपया कहां से आया? ठीक है, ये जो 8,000 रुपया अमाउंट है हमारा, ये क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। 12,000 रुपया फैक्ट्री ओवरहेड, 16,000 रुपया फैक्ट्री ओवरहेड। ये कैसे आया? इसको यहाँ कैलकुलेट करो, यहाँ कर लो ना। सर ये हम जो निकाले फैक्ट्री ओवरहेड उसको हम वर्किंग नोट में भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, तो बोलिए, समझा दें। लिखो। देखो वो लिखना पड़ेगा। आपने जैसे भी कैलकुलेट किया है ना, अपने तरीके से हल कर दो। इन लोगों को समझाओ, हमको नहीं समझाना, सामने इन लोगों को। आपके अनुसार फैक्ट्री ओवरहेड के बाद ये आ गया वर्क कॉस्ट। ठीक है, इन लोगों को बताओ, बोलते जाओ ये क्या है। अच्छा चलो, देखिए इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। वर्क कॉस्ट में इनका, वर्क कॉस्ट के बाद से ऑफिस ओवरहेड इनका आया है 6,200 रुपया जॉब 1 में, जॉब 2 में 8,800 रुपया, और जॉब 3 में इनका आ रहा है 11,600 रुपया। 11,600। शायद आप लोगों का भी इतना आया होगा, मे बी। हाँ सर, हमारा तो आती है। ऑफिस ओवरहेड को ऐड करेंगे, क्या छूट गया? छूटा ये है कि आपने इसको यहां पर ऐड नहीं किया। 54,000 जो प्राइम कॉस्ट है, उसमें ऑफिस ओवरहेड को आपने ऐड नहीं किया। वर्क कॉस्ट लिखिए, वर्क कॉस्ट का अमाउंट नहीं लिखी है, इसको यहां पर लाइन करिए, अंडरलाइन, और इसको पहले अमाउंट लिखिए। 54 और 8 62,000, 62,000 रुपया। इसको लिखिए 62871 88,000। ये हो गया 1,16,000। अब इसको ऐड कर लीजिए। आप लोग पूछ सकते हैं, जहां पर आप लोगों को लगे जैसे ही बने क्वेरी कर सकते हैं। आते हैं फार्म में। बिल्कुल समझ में आना चाहिए भाई। ये क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हो गया क्लियर? सामने इनसे बात कर लीजिए, पूछ लीजिए, पूछिए कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? एनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और ऑफिस ओवरहेड कैसे आया? ऑफिस ओवरहेड, ये जो वर्क कॉस्ट निकला है ना 52,000, उसका 10%। अच्छा, वो क्वेश्चन में मेंशन है? क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है। इनके अनुसार कंडीशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कंडीशन इज गिवन इन क्वेश्चन, बट उसको कैसे निकाला गया ये जानना चाहते हैं, कैसे आपने कैलकुलेट किया। वर्किंग नोट देखना है हम लोग, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये जो आप अमाउंट लिख रही हैं, ये कैसे आया? ये कैसे आया? ये जो अमाउंट यहाँ 8,000 रुपया लिखा हुआ है, ये अमाउंट कैसे आया? 8,000 12,000 16,000 कैसे? क्वेश्चन में दिया हुआ डायरेक्ट वेजेस 30,000, इसका 40%। हाँ निकालो। 20,000 40%।
हाँ ठीक है 8,000 निकल गया ऑफिस ओवरहेड जोर से बोलो, पीछे वाला बच्चा सुन नहीं पाएगा, थोड़ा तेज बोलो। ओवरहेड निकल गया ये जो जॉब 1 का हुआ ना हाँ 2 और 3 का क्या कॉपी निकाल के क्या कॉपी एक इनका कहना है कि इनका कहना है कि जिस तरह इन्होंने जॉब 1 का निकाला है, जॉब 2 एंड जॉब 3 को आप कैलकुलेट कर लीजिए अपने रफ वर्क पे। यही कहना चाहती हो ना? फॉर्मूला ये दे दिए हैं, आप उसको हल कर सकते हैं। ठीक है कोई बात। अब ये थोड़ा ये ऑफिस ओवरहेड का एक बता दीजिए और ये वर्क कॉस्ट निकला है ना 22,000 उसका 10% क्वेश्चन नहीं है दिखाइए कोई क्वेरी? नो सर गौरव, अंजलि, नो सर कोई क्वेरी नहीं है? नो सर 62,000 यानी ऑफिस ओवरहेड निकालने के लिए वर्क कॉस्ट का कितना है जी? 10%। जी सर वर्क कॉस्ट का 10% निकल गया हो गया। आगे आपका 6,200 क्या है? 6,200। जी सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अच्छा ऑफिस ओवरहेड निकल गया सर ऑफिस ओवरहेड निकल गया ना, लेकिन जरा किनारे चलो, उधर देखो, आपने यहां लिखा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जी सर आपका आंसर आया, बिल्कुल ठीक है। मुझे जो लगता है, इन लोगों का भी कहीं लगता होगा तो लोग बोलेंगे, ठीक है। लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के जस्ट कॉलम में आपने ऑफिस ओवरहेड भी लिखा हुआ है। सर ये ऊपर ये ये थोड़ा ऊपर जाएगा, ये वाला, ये तो सामने आपने लिखा हुआ, बिल्कुल ठीक है। ये ऑफिस ओवरहेड, इसके सामने हम लिखेंगे वरना होगा क्या? सर कभी लिखा इवैल्यूएशन, ठीक, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अच्छा है, वरना कॉपी चेक करने वाला खोजता रह जाएगा किस चीज का अमाउंट है। चले, बहुत अच्छा, है बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। समझ में आ गया? कोई क्वेरी? क्या ना, नहीं समझ में आया? समझ में आ गया है? बताओ ऑफिस ओवरहेड कैसे निकलेगा? यदि समझ में नहीं आया तो समझ में आ रहा, नहीं आया है कोई बात नहीं। वर्क कॉस्ट का 10% वर्क कॉस्ट का 10%। जॉब 2 का वर्क कॉस्ट कितना है? 8,800 जॉब 2 का, नोट करो भाई, जॉब 2 का वर्क कॉस्ट 8,800 रुपीज है और उसका 10, भाई बोल तो नहीं रही हो, नहीं आपने जो बोला उसको हम रिपीट किए, बोलो। जॉब 2 का वर्क कॉस्ट कितना है? 88,000। उसका कितना परसेंट? 10%, यानी 8,800 दिया हुआ है, कहीं दिया हुआ है। उसी प्रकार जॉब 3 का वर्क कॉस्ट दिया हुआ 1,16,000 और उसका 10% 11,600, यही है ना? उसको ऐड कर देंगे, आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें किसी को क्वेरी? क्या नाम है तुम्हारा? निधि। कोई दिक्कत? समझ में आया है? क्या समझ में आया? बैठ जाओ। क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया? यदि इस तरह का कोई दूसरा क्वेश्चन दिया जाए, थोड़ा सा चेंज करके हल कर लोगी? अरे जब समझ में आ गया तो कोशिश क्या करना है जी? सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत जो अंतर होगा सिर्फ उसको हम जानते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कई क्वेश्चन में होता क्या कि अमाउंट दिया हुआ 5,000, उसको हम कर देते हैं 500, आंसर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। भाई 4500 का डिफरेंस मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जहां आना चाहिए 1,95,000, वो आएगा 1,90,000।
और विद्यार्थी खोजता रहेगा कहाँ गया वो, 1,95,000 आ रहा है, वो तो मैच ही नहीं कर रहा है। एक बार इसी तरह एक लोगों का थीसिस इवैल्यूएशन कर रहे थे, उसमें आता है एक डेटा कलेक्शन, सैंपल साइज। आप लोग भी शायद स्टेट्स होगा तो उसमें पढ़ाया गया होगा सैंपल साइज। इस सैंपल साइज को कैसे डिटरमाइन करते हैं? आप लोग स्टेट्स था भी काम में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में होगा। पार्ट 1 में जरूर पढ़े होंगे, एग्जाम भी दिए हैं। सैंपल साइज को कैसे डिटरमाइन करते हैं? सैंपल साइज का हिंदी में क्या होता है? आंकड़ा का आकार। कैसे? आंकड़ा का आकार आकार कैसे निश्चित होगा? वो सूत्र से। वो सूत्र कौन सा है? एफएक्स होगा, सिग्मा एफएक्स होगा। इसी तरह सिग्मा को छोड़ दो तो मालूम चला आंसर कुछ और आएगा। जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और हो, हमने लिया 400 आंकड़ा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हमसे भी ऑलरेडी पूछा गया। मेरी पीएचडी का जो टॉपिक था उसमें 400 कुछ हम सैंपल लिए हुए थे। हमसे पूछा गया एक जगह कि आपका सैंपल साइज कितना था? हमने बोला 400 इतना। तो बोला 485 क्यों? 400 क्यों नहीं? 400 हम 450। तो बोला कि 500 क्यों नहीं लिए? हमने सर ज्यादा हो जाएगा। तो बोला फिर 200 क्यों नहीं लिए? बोला गजब वाले। हम बोले सर वो तो हम नहीं जानते हैं। बोला तो 485 अब क्यों लिए? उसका एक लाइन का आंसर था, क्वेश्चन था कि आप 450 ही क्यों लिए? कोई तो रीजन होगा ना आपका ऑथेंटिक। हमें यदि जयनगर से दिल्ली जाना है तो हम बाई ट्रेन ही क्यों जाएंगे? कोई तो उसका ऑथेंटिक रीजन होगा। किराया कम लगेगा, मेरे पास टाइम ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लाइट में चढ़ने से हम डरते हैं, ये भी तो है। तो उसका एक लाइन को उनका आंसर था, वो रजिस्ट्रार साहब थे, मतलब 485 क्यों लिए? आपने कैसे तय कर लिया कि जो आप 450 जो सैंपल ले रहे हैं वो एप्रोप्रिएट है? अब तो हंस गए कि निकलना मुश्किल था। अंत में हम कहे सर हमारे गुरुजी कहे थे कि 450 ले लो, हम ले लिए। तो तुरंत उनका जैसे हम कहे हमारे गुरुजी बोले थे हम ले लिए, उनका तुरंत अगला क्वेश्चन तैयार था, पीएचडी आपको अवार्ड हुआ था आपके गुरुजी को? वो तुरंत बोले पीएचडी आपको अवार्ड हुआ कि आपको गुरुजी को? भाई गुरुजी तो सुपरवाइजर तो आपके मार्गदर्शक होता है, वो गाइड है, लेकिन डिग्री किसको अवार्ड हुआ? यदि आप कल थीसिस लेकर के जाते हैं, आपको डिग्री अवार्ड हो रहा तो डिग्री तो आपको अवार्ड हुआ ना, जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। अब तो वहां फंस गए। हम मान लिए हमारी गलती है, हम वहां से निकले इंटरव्यू से और उन्होंने हमारा सिलेक्शन वहां नहीं किया। लेकिन निकलते समय हमने पूछा सर एक बात पूछे? बोला पूछिए। हमने मेरे गुरुजी को जितनी जानकारी थी उन्होंने मुझे बताया, अल्प ज्ञान जो भी उनको था उन्होंने हमको बताया। मैं जानना चाहता हूं कि आपका सैंपल साइज कितना था? हम जानना चाहते हैं कि आपका सैंपल साइज कितना था और हम आपका थीसिस देखना चाहते हैं सर। इतने में वो एकदम फायर हो गए। फिर हम निकल के चले आए, लेकिन हमने ये संकल्प लिया कि जब तक हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं सीखेंगे तब तक यहां से हिलेंगे नहीं। और हम तुरंत एक एक्सपर्ट के पास गए और हमने उनसे कहा कि हमको बताइए कि डेटा कलेक्शन तो बात का विषय है, डेटा को कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हमारा एप्रोप्रिएट डेटा कितना होगा? फिर उन्होंने कहा कि इसका फॉर्मूला स्टेट्स में +-10% ऑफ मीन, और एक और फार्मूला बताए। हम बोले सर कैसे? तो उन्होंने बोला कि पहले एक सैंपल लेंगे, फिर दूसरा लेंगे, फिर तीसरा लेंगे, उसका मीन निकालते जाएंगे, फिर चौथा लेंगे, पांचवा लेंगे, इस तरह उसको सैंपल को बढ़ाते जाएंगे, मीन निकालेंगे और फिर उसके बाद से उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। और एक ऐसा बिंदु आएगा जब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन
दोनों इक्वल होना शुरू हो जाएंगे। और जहां पर इक्वल होना शुरू हो जाएगा समझिए कि वही आपका एप्रोप्रिएट सैंपल साइज है। हम बोले इसको कैसे करेंगे, तो उन्होंने फिर लिख करके बताया कि ±10% ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा, यानी ±10% होगा, वो भी एप्रोप्रिएट नहीं होगा, 10% घट बढ़ सकता है। सिखा देंगे। और उसके बाद से इसको हम अपना अनंत क्वेश्चन बना लिए। फिर एक जगह तो उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेफरेंसेज एंड बिब्लियोग्राफी। हम बोले सर मेरी पीएचडी हिंदी में थी, हिंदी मीडियम से हम हैं। बोले अच्छा अच्छा हिंदी मीडियम से हो? बोले हाँ सर। हम बोले हम संदर्भ सूची लिखते हैं, रेफरेंस को हिंदी में संदर्भ सूची कहा जाता है। हम बोले हम संदर्भ सूची लिखते हैं। बोले लेकिन क्वेश्चन पेपर तो आपका अंग्रेजी में छपा हुआ है। हम बोले अंग्रेजी में छपा हुआ है। बोले तो लिखे होंगे आप? बोले हाँ बिल्कुल लिखे हुए हैं। बोले उसमें तो लिखा हुआ आपका रेफरेंस? बोले हाँ। बोला कि बेसिक डिफरेंस बता दीजिए, रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी में बेसिक डिफरेंस क्या है। दोनों सिमिलर है, उसी जगह पर लिखा जाएगा, जहां रेफरेंस लिखा जाएगा तो वहां बिब्लियोग्राफी लिखिएगा या तो रेफरेंस लिखिएगा। लेकिन बेसिक डिफरेंस है, उस दिन तक हमको ये नहीं मालूम था, इसमें भी अंतर है, लेकिन अंतर था। तो सीखना, यदि सीखने के लिए कहीं मिल रहा है तो उसको सार सब स्वीकार करते हैं, हमसे जूनियर हो सीनियर हो, और सबको करना चाहिए। उन्होंने बताया। और सीखेंगे कब? कोई हमको कब सिखाएगा? जब हम विनम्रता के भाव से जाएंगे। हम वहां पर एटीट्यूड लेकर के जाएंगे तो कोई नहीं सिखाएगा। ठीक है आगे बढ़ो। हम गए और हमने कहा सर बताइए। हम गए थे इंटरव्यू देने, हो गया चले आना चाहिए। हम इंतजार किए कि जब तक वो इंटरव्यू समाप्त नहीं हुआ टोटल, निकले नहीं, तब तक हम इंतजार किए उनका। उन्होंने बताया कि रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी में डिफरेंस क्या है। रेफरेंस क्या लिखेंगे? रेफरेंस को ये तो हो गया सबका। रेफरेंस स्पेलिंग रेफरेंस REFERENC रेफरेंस। बिब्लियोग्राफी BIB बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी संदर्भ सूची। रेफरेंस हमेशा न्यूमेरिक मोड में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाएगा? न्यूमेरिक मोड में, यानी 1 2 3 4 5 एंड इट एक्स्ट्रा लिख लेंगे। रेफरेंस बिल्कुल लिख लेंगे, आसान है। इसमें क्या आसान है कि हमने थीसिस में यदि अंजलि के किसी कोटेशन को कोट किया है तो उसको नंबर देंगे, क्रम संख्या देंगे, सीरियल नंबर देंगे, वहां पर लिखेंगे 1 2। यदि हमने किसी गौरव के किसी स्टेटमेंट को कोट किया है तो उसको भी एक सीरियल नंबर देंगे 2 4 5। ऋषभ के किसी स्टेटमेंट को कोट किया है तो उसको भी सीरियल नंबर देंगे, और लास्ट में उसको लिखेंगे ये स्टेटमेंट हमने कहां से लिया है, ये स्टेटमेंट हमने कहां से लिया है, कहां से इसको उठाया है हमने, ताकि यदि अगले पर्सन को सर्च करना हो उसको तो तुरंत उसको देखेगा सीरियल नंबर। मान लो हमको सर्च करना है 5 नंबर का रेफरेंस, 5 नंबर का रेफरेंस हमको सर्च करना है, कहां पर है, कैसे मालूम चलेगा? सीधी सी बात है, 1 से 6 के बीच में 5 नंबर होगा भाई, 1 से 6 के बीच में 5 नंबर होगा, यानी स्टार्टिंग का सीक्वेंस है तो स्टार्टिंग के पेज में होगा। क्लियर हो गया? बिब्लियोग्राफी हमेशा क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाएगा? क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मतलब अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल क्या होगा? A to Z या Z to A की सीरीज में लिखा जाएगा। उस तरह तो हिंदी में तो नहीं लिखा जाता है, नहीं, तो इसी तरह लिखेंगे। पहला अंतर, बेसिक अंतर है ये जो देखने में मिलता है। बहुत सारे विद्यार्थी छात्र छात्राएं रेफरेंस को बिब्लियोग्राफी लिख देते हैं, बिब्लियोग्राफी को रेफरेंस लिख देते हैं। काम करेंगे रेफरेंस का, हेडिंग दिए बिब्लियोग्राफी, काम करेंगे बिब्लियोग्राफी का, ऊपर लिखे रेफरेंस। ये एप्रोप्रिएट तरीका नहीं है। दूसरा अंतर,
रेफरेंस का मतलब हुआ कि हम ऑलरेडी आपको क्लियर बता रहे हैं, जो भी हम दे रहे हैं वो हम स्पष्ट हैं, ऑलरेडी हमको जानकारी उसकी क्लियर है कि हम कहां से लिए हैं, कहां पर दे रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें जो हम कोट किए हैं, लेकिन हमको खुद स्पष्ट नहीं है कि हमने कहां से कोट किया, कहां से हमने कोट किया, कहां उसको लगाएंगे। जैसे आपके पास दो सनातन संस्कृति में दो ग्रंथ हैं, रामायण नहीं, रामायण और रामचरितमानस दोनों लगभग सिमिलर है, दोनों की कहानी सेम है लगभग। एक को लिखा वाल्मीकि जी ने और एक को लिखा किसने? महर्षि वाल्मीकि भाई एक ही तो है। एक को तुलसीदास जी ने। तो तुलसीदास जी किसको लिखा? रामचरितमानस को, और वाल्मीकि जी ने लिखा रामायण को। लेकिन कहानी दोनों सेम है। आपने मान लीजिए पढ़ा रामचरितमानस और वाल्मीकि को भी पढ़ लिया, दोनों मिल गया, क्या हो गया? क्लब हो गया। हमको अभी याद ही नहीं कि हम कहां से उसको कहां पढ़े थे, तो उसको लिख देंगे नीचे बिब्लियोग्राफी में, रामचरितमानस भी और रामायण भी। यानी कोई ये ब्लेम नहीं करेगा कि आप हमारी स्टेटमेंट को चोरी करके लिखे। रेफरेंस देने का सीधा मतलब है कि आपने उनको क्रेडिट दिया कि हम आपका स्टेटमेंट लिए हैं, आपका नाम दे रहे हैं, हम कहां से लिए हैं, किसका स्टेटमेंट है। इसकी सीधा एक और मीनिंग है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा स्टेटमेंट है। हम जो लाइन दिए हुए हैं, ये मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि मेरा स्टेटमेंट है। अब हम सीरियल नंबर दे दिए, और सीरियल नंबर देंगे तो उसका डिटेल भी लिखेंगे, ये एक्स पर्सन वाई पर्सन का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। कल के डेट में वो आपको ब्लेम नहीं कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते कि आप मेरी स्टेटमेंट को चोरी किए। और दुनिया में सबसे बड़ा यदि चोरी कोई है तो साहित्यिक चोरी है। दुनिया में सबसे बड़ी चोरी यदि कोई है वो साहित्यिक चोरी है। किसी का पैसा चोरी कर लीजिएगा बच जाइएगा, किसी का गहना चोरी करिएगा बच जाइएगा, लेकिन साहित्यिक चोरी करके आप दुनिया में कतई नहीं बच सकते। सर साहित्यिक चोरी क्या है? लिटरेचर का चोरी, कंटेंट चोरी। क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो पीएचडी मान लीजिए हमारी थीसिस हो ऑलरेडी इंटरनेट पर है। जैसे चेक करिएगा प्लेगरिज्म रिपोर्ट, लाइन टू लाइन पकड़ के लाइन टू लाइन बताएगा कि ये लाइन आपने एसके सिंह के किताब से कॉपी किया, ये लाइन आपने गौरव की किताब से कॉपी किया हुआ है। आजकल स्टार्ट हो गया प्लेगरिज्म चेकिंग बिहार में भी। अब लोगों का जीवन कठिन हो गया है। पहले क्या था, किताब को उठाए, कवर पे चेंज किए, गौरव का नाम छापे, इनका भी काम हो गया। अगला दिन ऋषभ को दिए, ऋषभ का नाम छापे, उनका भी हो गया। अब नहीं हो पा रहा है। प्लेगरिज्म रिपोर्ट मांगता है, उसको चेक करते हैं उरकुंड वेबसाइट से, उरकुंड से चेक करते हैं, डिटेल बता देगा। अच्छा बता देगा तो जमा नहीं होगा, कॉपीराइट। पहले क्या था, चेक नहीं होता था, बड़ा आसान काम था। अब पीएचडी कैसे लिखते हैं? P डॉट बोलो भाई, HD हो गया। कोई और? एनीवन? चलो तुम्हारा भी लिख दीजिए भाई, तुम तो बता चुके हो ना, दूसरों को बताने दो। ये ऋषभ ने बताया, हाँ तुम बताओ भाई। पी कौन सा? स्मॉल, बड़ा, डॉट, स्मॉल एच, स्मॉल डी। हो गया। चलो अंजलि ने भी बता दिया। एनीवन? अच्छा चलो तुम्हारा भी कर देते हैं। पी एच, यही वाला डी। चलो ये गौरव बता दिए। और कोई? आरती? बीकॉम लिखते हैं? हाँ सर। कैसे लिखते बीकॉम? बी डॉट, हाँ COM। और कोई?
बी डॉट COM और डॉट। डॉट भी देना होता है। भाई जब तक डॉट नहीं दोगे तब तो क्लियर कैसे होगा कि क्या आप क्या लिख रहे हैं। डॉट लगाने का मतलब कि COM डॉट में कॉमर्स लिख रहे हैं और COM के बाद यानी आपका कंटेंट छुटा हुआ है। PhD में लिखते हैं PH स्मॉल डॉट और D। हाँ, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी। डॉक्टर इन फिलॉसफी, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी, डॉक्टरेट इन डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। इसको कहने का मतलब सीधा सीधा किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं टारगेट को, तो आपको PhD के कंसेप्ट को स्वीकार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? PhD को स्वीकार करना पड़ेगा। PhD मीन्स P फॉर पेशेंस, P फॉर पेशेंस, धैर्य। HD, H मीन्स हार्ड वर्क और D मीन्स डेडिकेशन। जब तक तीनों आपके पास नहीं होगा किसी भी कार्य में आप सफल नहीं हो सकते। हम ये भी सुना है कि PhD करने के बाद जिसके नाम पे आगे डॉक्टर लग जाए उसको फिर कभी गुस्सा नहीं आता है, उसके साथ कितना भी। अब ये तुम नहीं कह सकते, आपको देख के तो ऐसे नहीं लगता है, ये बात सच है। और इस तरह का मेरा कोई अपना अनुभव नहीं रहा है। और हाँ सर, हम सुने हैं ये प्रोफेसर है क्या ना कि जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जिंदगी के इतने पड़ाव देख लेता है उसको लगता है सब तुच्छ है, मोह माया है। चलो अगला क्वेश्चन नोट कर लो। मोह माया से ऊपर, फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रॉम द फॉलोइंग information, comma, prepare a statement of cost showing profit. From the information. From the information, from the following information, prepare a statement of cost, statement of cost showing profit. यानी इसमें क्या करना है? प्रॉफिट दिखाना है। प्रॉफिट को भी दिखाना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? टोटल कॉस्ट पे जाकर के स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शोइंग प्रॉफिट, प्रॉफिट के साथ इस बार हल करना है, प्रॉफिट के साथ इस बार हल करना। अभी तक क्या करते हैं? टोटल कॉस्ट पे जाकर के रुक जा रहे थे, लेकिन अब प्रॉफिट को भी हम दिखाएंगे। कैसे? टोटल कॉस्ट का मतलब सामान हमारा तैयार हो गया लेकिन मार्केट तक नहीं जा रहे थे, अब मार्केट में जाने का व्यापारी प्रयास कर रहा है, तो प्रॉफिट सर्च कर रहा है, मार्केट में एंट्री करेंगे। लिख लीजिए ओपनिंग स्टॉक, हाँ ओपनिंग स्टॉक, सेमीकोलर, रॉ मटेरियल्स 50,000, दो बिंदी देती लाइन पे, ओपनिंग स्टॉक में 2 बिंदी, लाइन चेंज। हाँ रॉ मटेरियल्स 50,000। ओपनिंग स्टॉक में क्या है? रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल 50,000, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस 60,000 और फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स 25,000, फिनिश्ड गुड्स 25,000। आपका पहला कॉलम हो गया ओपनिंग स्टॉक। जब ओपनिंग स्टॉक हो यानी कहीं क्लोजिंग स्टॉक भी दिया होगा, देख लीजिए क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, ₹40,000, यानी 40,000 रुपये का रॉ मटेरियल बच गया। वर्क इन प्रोग्रेस 65,000, 65,000
और फिनिश्ड गुड्स। $30,000। हो गया। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 2,50,000। डायरेक्ट वेजेज 1,30,000। इनडायरेक्ट वेजेज 60,000। डिविडेंड पेड 75,000। डिविडेंड पेड 75,000। ऑफिस एक्सपेंसेज 25,000। ऑफिस एक्सपेंसेज 25,000। डिप्रिसिएशन 10,000। सेलिंग एक्सपेंसेज 35,000। गुडविल रिटेन ऑफ 15,000। गुडविल रिटेन ऑफ 15,000। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स हाँ डिप्रिसिएशन। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स 10,000। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स 10,000। पेमेंट ऑफ वेल्थ टैक्स पेमेंट ऑफ वेल्थ टैक्स 5,000 रुपया। सेल्स, अभी तक हम लोग सेल्स पर नहीं आते थे। सेल्स 6,50,000। सेल्स 6,50,000। गुडविल रिटेन ऑफ हाँ। पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स जब हमारा सेल्स हुआ है 6,50,000 का, तो क्वेश्चन कह रहा है कि सेल्स टैक्स पे सेल्स के बाद सेल्स के टैक्स का भुगतान भी किया गया है। 20,000। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स 10,000। पेमेंट ऑफ वेल्थ टैक्स 5,000। सेल्स 6,50,000। पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स 20,000 रुपया। इस क्वेश्चन में क्या कितने पार्टिकुलर बढ़ गए? 2 पार्टिकुलर्स बढ़े हैं। सेल्स। बात बहुत अच्छा बोले हो। डिप्रिसिएशन एंड डिप्रेशन दोनों सिमिलर है। ठीक है सर, वही पढ़ाते हैं तो वही है। अभी इस बार हम अकाउंटिंग में, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम पढ़ाते हैं, सुधाकर जी पढ़ाते हैं और हम दोनों लोग मिला पढ़ाते हैं,
सुधाकर जी ए में, हम बी में। तो क्वेश्चन पेपर हम बनाए थे। हायर परचेज में डिप्रिसिएशन में एक क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन दिए कि व्हाट डू यू मीन बाई डिप्रिसिएशन, ब्रीफली एक्सप्लेन। किसी सज्जन ने लिखा, कॉपी चेक कर रहे थे, सज्जन ने लिखा था कि जब 2 लाइन छोड़ करके आगे बताते हैं, जब किसी प्रकार का तनाव हो जाता है, कोई डांट दे तो मन चिंता में हो जाता है और वो आदमी डिप्रेसिएशन में चला जाता है, डिप्रेस्ड हो रहा है। और उसी को डिप्रेशन कहते हैं। उस दिन सर बताया था ना, बताए थे। हम पढ़ करके हम ही नहीं समझ पाते उसको नंबर कितना दे। 100 में 120। इतनी हंसी आई पहले, सबको बुलाया, बोले जरा इधर उधर देखो क्या लिखा हुआ है। और सीआईए की कॉपी हम लोग दिखाते हैं विद्यार्थी को। क्लासरूम में गए, वो जब आ गया बोले जरा कॉपी देखो बेटा क्या लिखे हुए हैं। पर हम बोल दिए लो कॉपी देख लो, नंबर इतना आया, जिसको लगता हो कि मेरा नंबर कम आया है वो बताए। और सेल्फ इवैल्यूएशन, अभी तक लोग सेल्फ असेसमेंट की बात करता है ना, हम सेल्फ इवैल्यूएशन की बात करते हैं। तुम खुद मूल्यांकन करो कि हमको कितना नंबर मिलना चाहिए और बताओ कितना मिलना चाहिए। यदि अधिक मिलना चाहिए, ये कॉपी आपके सामने है, उसने बताइए आपको कहाँ कम मिला है। वो बोला सर हम तो यही जानते थे। हम बोले बस रहने दो, इति श्री रेवा खंडे। तो ऐसे इस तो विद्यार्थी जब पढ़ने नहीं आएगा तो ही ना होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का असाइनमेंट ले जाके जमा करता है जियोग्राफी में। इस क्वेश्चन को हल करते समय क्या ध्यान देना होगा हमको? टोटल कॉस्ट से हम आगे बढ़ेंगे, टोटल कॉस्ट से आगे बढ़ेंगे, तब जाकर के हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि टोटल सेल्स आपका दिया हुआ है 6,50,000, और जो टोटल कॉस्ट आएगा हमारा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अब जो पूछ रहे थे कि सेल्स प्राइस दिया हुआ था, तो सेल्स प्राइस दिया हुआ तो सेल्स नहीं दिया होगा, सेल्स प्राइस दिया होगा उसमें कहीं ना कहीं यूनिट्स दिया होगा, पर यूनिट या तो दिया होगा, उतना मल्टीप्लाई बाय सेल्स प्राइस इज इक्वल टू टोटल सेल्स, और कॉस्ट ऑफ जो टोटल कॉस्ट आएगा उसका डिफरेंस जो आएगा वो हमारा प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल को, ओपनिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल को ऐड कर लेंगे। कौन सा रॉ मटेरियल? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को ऐड कर लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे, और ध्यान देंगे मटेरियल कंज्यूम को निकालते समय निकाल लेंगे सर। और इसके आगे सब वही है जो आज तक करते आए हैं। जिंदगी वो माया है। हल हो जाएगा? एनी क्वेरी? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आया? कोई क्वेरी है?